अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया था। होम्योस्टेसिस की जो आगे कैटेगरीज हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, और उसके बाद हमने बात की थी फीडबैक मैकेनिज्म की। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में कि ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। प्लांट्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को, एनिमल्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या चीज़, और किसी एक जानदार का या एक सेल का ऑस्मो रेगुलेशन करने का तरीका क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन ज़रूरी क्यों है, और बाद में हम आएंगे प्लांट्स की तरफ और एनिमल्स की तरफ कि ये किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। किसी भी बॉडी को अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर वाटर को मेंटेन करना पड़ता है, सोल्यूट्स को मेंटेन करना पड़ता है। इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जैसे ही किसी बॉडी में से वाटर लॉस होने लगता है तो बॉडी उसको रिटेन करने की कोशिश करती है। सल्यूट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने लगती है तो भी बॉडी उसको मेंटेन करती है। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब फर्ज करें हमारे पास एक सेल है, वाटर रिलेशन टू सेल हम डिस्कस करेंगे कि एक फर्ज करें सेल है, बाद में हम पूरे जानदार पे आएंगे। लेट्स सपोज वी हैव जस्ट अ सेल। तो एक सेल, जैसे मैंने कहा था, होम्योस्टेसिस के तमाम मैकेनिज्म सेल लेवल पे भी हो रहे होते हैं और ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, तो डेफिनेटली जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेशन करता है तो एक सेल भी ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ये एक सेल है हमारे पास जिसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस। अगर हम बात करें इस साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सल्यूट्स होते हैं और सॉल्वेंट वाटर, इवन के 90% वाटर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जो वाटर का यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेशो है वाटर की और इन सल्यूट्स की, ये बरकरार रहेगी तो हम कहेंगे कि सेल अपनी तमाम एक्टिविटीज़ प्रॉपरली चला रहा है। जैसे ही वाटर लेवल डाउन होगा, सल्यूट्स लेवल कम ज़्यादा होगा, तो जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होने लगेंगी। तो इट्स मीन कि एक सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मो रेगुलेशन सबसे छोटे लेवल पे कहाँ पे हो रही है, सेल लेवल पे। बाद में फिर जब सेल्स ऑस्मो रेगुलेट करते हैं तो ओवरऑल इंडिविजुअल भी ऑस्मो रेगुलेट करता है। तो इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑल द सेल फंक्शंस अ स्पेसिफिक रेशियो ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इज नीडेड। और वो स्पेसिफिक रेशियो जब तक यहाँ पे रहेगी सेल के अंदर, तब तक सेल अपनी तमाम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करता रहेगा। जैसे ही किसी एक चीज़ की भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, सेल का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे मज़ीद बात करें तो सेल के अंदर सॉल्वेंट या सल्यूट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कैसे होती है, क्यों होती है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो सकता है, हाइपरटोनिक हो सकता है, या फिर आइसोटोनिक हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेल के अंदर सल्यूट्स और सॉल्वेंट की क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा और उसकी वजह से सेल को ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने टॉपिक के स्टार्ट में बताया कि आज हम जस्ट ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत पड़ती है बॉडी के इंटरनल वाटर और सल्यूट्स को मेंटेन करने के लिए, और एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी स्टार्ट कर देती है ऑस्मो रेगुलेशन जैसे ही उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे सेल के पास तीन तरह के इन्वायरमेंट हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो सेल का इन इन्वायरमेंट्स को रिस्पॉन्स है। सेल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है, हाइपरटोनिक में है, आइसोटोनिक में है, सेल उस इन्वायरमेंट के लिहाज से रिस्पॉन्स करेगा। सेल का ये जो रिस्पॉन्स होगा अपने इंटरनल वाटर साल्ट्स कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, वो ऑस्मो रेगुलेशन है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है और
आइसोटोनिक क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये एक सेल है और इस सेल के बाहर इन्वायरमेंट जो है वो है डाइल्यूट। सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो डाइल्यूट है और सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है कॉन्सेंट्रेटेड। तो होगा यूं, मतलब डाइल्यूट का मतलब है कि यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम है। तो होगा यूं कि डाइल्यूट वाली साइड से वाटर मूव करना शुरू करेगा इनटू द सेल। एज अ रिजल्ट क्या होगा? सेल टर्जिड हो जाएगा। सेल का इफेक्ट क्या है? सेल टर्जिड हो गया। मतलब वाटर रिलेशन हम देख रहे हैं सेल के साथ। तो ये सेल है, सेल के अगर एक्सटर्नल साइड पे डाइल्यूट इन्वायरमेंट है तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। देयर इज लेस कंसंट्रेशन आउटसाइड। आउटसाइड पे सॉल्यूट्स कम है, आउटसाइड पे जो इन्वायरमेंट है वो कम कंसंट्रेटेड है। देयर इज लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड, H2O मूव इनटू द सेल एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? सेल टर्जिड हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो मैंने यहाँ पे एक जनरल फार्मूला सा लिखा है कि सेल के अंदर जो भी मूवमेंट होती है वो हमेशा डाइल्यूट साइड से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ होगी। मतलब जो डाइल्यूट साइड है वहाँ से सॉल्वेंट्स मूव करेंगे इनटू द सेल। फिर दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है हाई एंड टॉनिक का मतलब होता है concentration. If there is a high concentration outside, if there is concentrated solution outside, अब इनर वाली साइड पे क्या है? डाइल्यूट। तो रिजल्ट क्या होगा? सेल के अंदर से वाटर या सॉल्वेंट्स बाहर की तरफ मूव करेंगे, एज अ रिजल्ट सेल श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें वाटर या सॉल्वेंट रश आउटसाइड द सेल एंड द सेल बिकम श्रिंक। दिस कंडीशन इज हाइपरटोनिक कंडीशन। मतलब सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर डिल्यूट है तो हाइपोटोनिक कंडीशन है, सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो हाइपरटोनिक कंडीशन है। अब आ जाते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम एंड टोनिक मीन सेम एज इट इज कॉन्सेंट्रेशन। इफ देयर इज सेम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सेल है तो इनसाइड सेम कंडीशन है, आउटसाइड भी सेम कंडीशन है। लेट्स सपोज आउटसाइड इज डाइल्यूट तो इनसाइड भी डाइल्यूट होगा, आउटसाइड इज कॉन्सेंट्रेटेड तो इनसाइड भी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब दोनों तरफ सेम कंडीशन है, मतलब जितना वाटर एंड सॉल्यूट्स एंटर होंगे उतना ही वाटर एंड सॉल्यूट्स लीव भी करेंगे। एज अ रिजल्ट सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। तो ये तीन कंडीशंस हमने डिस्कस की कि सेल जब रिस्पॉन्ड करता है या सेल के अंदर या बाहर जो वाटर और सॉल्यूट्स मूव करते हैं वो किन कंडीशंस में करते हैं। सेल ने रिस्पॉन्स करना है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिहाफ पे। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डाइल्यूट है तो सेल के अंदर वाटर एंटर होगा, ये सेल की ऑस्मोरेगुलेशन है। अगर सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेटेड है तो सेल में से वाटर और सॉल्यूट्स निकलने लगेंगे। अब सेल ने क्या करना है? सेल ने इस इन्वायरमेंट के लिहाज से रिस्पॉन्स करना है। एंटर हो रहा है वाटर, सेल को फर्ज करें नहीं चाहिए तो सेल क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा कि वाटर एंटर ना हो। यहाँ पे सेल में से लीव हो रहा है तो सेल ने बचाना है अपने आप को ताकि टूट ना जाए, प्लाज्मोलाइसिस ना हो जाए। तो सेल क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा कि वाटर लीव ना करे। यहाँ पे तो सेम कंडीशंस हैं, लेकिन इन दोनों कंडीशन में सेल को क्या करना पड़ता है? रेजिस्ट करना पड़ता है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या था? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। अब दोनों कंडीशंस आप जरा गौर से देखें। एक कंडीशन में वाटर एंटर हो रहा है, सेल में एंटर होते होते सेल ब्रस्ट भी कर सकता है, तो सेल ने क्या करना है? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए रेजिस्ट करना है ताकि वाटर एंटर ना हो। उसके लिए सेल मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाएगा। यहाँ पे क्या है? सेल के पास कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर डाइल्यूट है, वाटर लीव हो रहा है, तो सेल ने फिर भी रेजिस्ट करना है ताकि
वाटर के बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से सेल टूट ना जाए। तो ये सारी कंडीशंस चाहे हाइपरटोनिक हो चाहे हाइपोटोनिक हो, ये सेल को ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर मजबूर करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ऑस्मो रेगुलेशन कौन से एनवायरनमेंट में परफॉर्म होती है, और उसके पीछे कौन कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।